हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, राधे राधे एंड वेलकम टू फिलर फॉर्म। तो दोस्तों, मैं ज्योति आप सभी का स्वागत करती हूँ यूजीसी नेट क्लासेस में। तो सबसे पहले ये बताइए कि आप सभी के सभी कैसे हैं। आई होप आप सभी के सभी अच्छे होंगे और अभी धीरे धीरे सभी स्टूडेंट क्लास को ज्वाइन कर रहे हैं, तो कीजिए। ठीक है। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम इकाई 3 कर चुके हैं और इकाई 3 हमारी कंप्लीट हो चुकी है और हमने उसमें जो है भारतीय काव्य शास्त्र पढ़ा था और पाश्चात्य काव्य शास्त्र पढ़ा था। ठीक है। और हमने इस तरीके से अपना जो पूरा साहित्य शास्त्र है वो कंप्लीट कर लिया था। उसके कुछ कुछ छोटे छोटे जो बिंदु थे, जैसे कल्पना, बिंब, फंतासी, ये सारी चीजें भी हमने कंप्लीट की थी और उसके बाद हमने एमसीक्यूज किए थे। ठीक है। तो ये सारी चीजें हमने कवर अप करके जो हमारी इकाई 3 थी वो कंप्लीट कर ली है। तो जिन स्टूडेंट ने इकाई 3 वाली क्लास अटेंड नहीं की है वो सारे के सारे उस क्लास को भी अटेंड कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब हम स्टार्टिंग पॉइंट से आते हैं कि इकाई 1, आज हम इकाई 1 करेंगे और इकाई 1 में जो है हम जानेंगे कि क्या क्या हमने जो है इकाई 1 में पढ़ना है। और आज फर्स्ट क्लास जो होगी वो टॉपिक भी हम लोग आज डिस्कस करेंगे कि वो क्या होगा हमारा टॉपिक। ठीक है। तो दोस्तों, आपको पता ही है कि मेरी क्लास 12 बजे होती है और हम हिंदी साहित्य पढ़ रहे हैं और इकाई हमारी 3 चल रही है। ठीक है। तो इकाई 1 में जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? हिंदी भाषा और उसका विकास। तो हिंदी भाषा के अंदर कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं वो हम सिलेबस में डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि इसमें और क्या क्या है। ठीक है। तो जो हमारे चैनल में न्यू आए हैं उन्हें मैं बता दूं कि जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ आपको सामने दिख रहा है व्हाट्सएप ग्रुप दिख रहा है आप लोगों को। ठीक है। तो ये हमारा व्हाट्सएप अकाउंट है और ये हमारा इंस्टा अकाउंट है और ये हमारा टेली जो है सॉरी ये हमारा टेलीग्राम अकाउंट है और ये हमारा इंस्टा अकाउंट है। ठीक है। तो आप लोग क्या करेंगे, इसे ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको सारी यूजीसी की जो इंफॉर्मेशन है वो यहाँ पर दोस्तों मिल जाएगी। ठीक है। तो सारी अपडेट टाइम टू टाइम की फॉर्म कब निकल रहे हैं, क्या निकल रहे हैं, कैसे करना है, एडमिट कार्ड कब आएंगे, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे टाइम टू टाइम मिलेगी। आपको कहीं भी जाने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि हम यूजीसी नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं और इसमें हमारे पास पेपर 1 और पेपर 2 होता है। पेपर 1 की प्रिपरेशन भी करनी है दोस्तों और पेपर 2 की भी करनी है। तो यहाँ पर आपको फर्स्ट क्लासेस जो है वो जीके की और जो फर्स्ट क्लासेस है वो लगानी है। ठीक है। वो चालू हो चुकी है तो आप लोग जो है वो अटेंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं, 9 बजे की क्लास जीके की होगी तो सभी स्टूडेंट 9 बजे जीके की क्लास लगाएंगे और 11 बजे फर्स्ट पेपर की क्लास जो है वो जरूर लगानी है। फर्स्ट पेपर की क्लास, ठीक है, वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो फर्स्ट पेपर की क्लास लगाएंगे एंड उसके बाद 12 बजे जो है मेरी क्लास अटेंड करेंगे। ठीक है। तो बस ये 3 क्लास अगर आप लोगों ने अच्छी तरीके से ईमानदारी से निकाल लिया ये टाइम और ईमानदारी से आपने जो है अच्छी तरीके से पढ़ लिया तो डेफिनेटली मैं आपको बोल रही हूं कि आप एग्जाम जो है वो क्रैक कर लोगे। ठीक है। तो बिल्कुल ईमानदारी, लॉयल्टी यहाँ पर जो है आप लोगों की होनी चाहिए। ठीक है। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, 3 घंटे देना इज वेरी इजी टास्क। ठीक है। कोई इतना बड़ा टास्क नहीं। मैं आपको ये नहीं बोल रही कि आप सुबह से लेकर शाम तक पढ़ते रहिए, ऐसा मैंने आपको बिल्कुल नहीं कहा। 3 घंटे आप यहाँ क्लासेस अटेंड कीजिए एंड देन नाइट के टाइम पर जो है आप आराम से जो है अपना 1 घंटा जो है एमसीक्यूज के लिए निकालिए। ठीक है। मतलब ज्यादा से ज्यादा बोल रही हूँ आपको, 4 से 5 घंटा तो आपको पढ़ना ही है। उसके बाद आप जो मर्जी कीजिए, आप डेफिनेटली क्रैक कर लेंगे अगर आप ईमानदारी से पढ़ेंगे। आपको यहाँ पर क्या मिल रही है? एप्लीकेशन है। तो जिन्होंने एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं किए, देखो एप्लीकेशन बड़ी जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि यहाँ पर आपको एमसीक्यूज मिल रहे हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स मिल रहे हैं। ठीक है। फ्री नोट्स आपको यहाँ पर मिल रहे हैं। सबसे मेन चीज क्या है कि मेन चीज ये है कि आपने क्लास लगा दी, आप बोल रहे मैम आपने हमें पढ़ा दिया और पढ़ाकर आपने क्लास हमारी लगा दी, तो उसमें क्या है, आप सुन रहे हो, है ना, आप उस चीज को अंडरस्टैंड कर रहे हो जो चीज मैं आपको यहां समझा रही हूँ, लेकिन आप उस चीज को खुद देख नहीं रहे हो ना। आप में 3 तरीके से जो है आपकी रिवीजन जो है वो होनी चाहिए। ठीक है। एक आप आंखों से देख रहे हो, दूसरा आप उसे पढ़ रहे हो। ठीक है। और जब आप बोलोगे तो आप उसे सुनोगे भी।
तो ये 3 टाइप ऑफ रिवीजन जो है वो आपके साथ चलेगी, ठीक है। तो इसको अगर आपने अडॉप्ट कर लिया तो जरूर डेफिनेटली हो सकता है। तो प्ले स्टोर पे जाइए, वहां आप एप्लीकेशन फिलर फॉर्म की एप्लीकेशन को इंस्टॉल कीजिए और वहां पर आप ये फ्री नोट्स, लाइव क्लासेस, 5000 एमसीक्यू एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पाइए, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। तो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको यहां पर मिल रहा है। देखिए दोस्तों, अब आप बात करते हैं हिंदी के सिलेबस की। तो हिंदी के सिलेबस, सभी का ध्यान अब यहां से शुरू हो जाना चाहिए, क्योंकि अब यहां से हम लोग जो है अपना न्यू सिलेबस जो है वो शुरू कर रहे हैं। इकाई 3 हम लोगों ने कंप्लीट कर ली है। इकाई 1 से अब हम कंटिन्यूअसली सीधा डायरेक्ट चलेंगे। इकाई 1 करेंगे, 2 करेंगे और फिर सीधा 4 करेंगे, क्योंकि 3 हमने कर ली है, ठीक है। तो आप लोगों का थोड़ा बहुत इंटरेस्ट भी बन गया होगा। बना है कि नहीं बना? बन गया है इंटरेस्ट कि नहीं बना? जिन स्टूडेंट का नहीं बना ना, तो फिर तो गए, फिर तो नहीं बन सकता, उनका नहीं बन सकता जो ना बोल रहे हैं तो जिनका नहीं बना, भाई इतनी मेहनत करके आपके टीचर ने इतने अच्छी तरीके से आपको पढ़ाया, इतना इजी फॉर्मेट आप लोगों के सामने दिया, उसके बाद भी अगर आपको नहीं समझ में आया तो फिर मैं नहीं कुछ कर सकती, फिर आप देखिए कैसे करना है, ठीक है। तो ये बता दिया मैंने। तो अब आप लोग जो है देखिए, इकाई 1 में हमने क्या क्या कवर अप करना है। देखिए हमारा टॉपिक क्या है यहाँ पर। हमारा जो पहला इकाई 1 है उसका नाम है हिंदी भाषा और उसका विकास, ठीक है। तो हिंदी भाषा के बारे में जानेंगे और किस तरीके से उसका विकास होगा, इन सब चीजों के बारे में जानेंगे, ठीक है। हमने काव्य के बारे में भले ही पढ़ लिया है, लेकिन हिंदी भाषा कैसे आई और उसका विकास वो कैसे कैसे आगे बढ़ा, उन चीजों के बारे में जानना जरूरी होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, हिंदी की जो है ऐतिहासिक जो पृष्ठभूमि है वो पढ़ेंगे हम। तो आज हम हिंदी की जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है, उसमें जो प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं हैं, जो मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाएं हैं, ठीक है, और आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं हैं, उनके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। उनके बारे में हम लोग जो है जानेंगे कि यहाँ पर जो है क्या क्या है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए अब हम बिना देरी किए, क्योंकि ये देखो सिलेबस को समझना जरूरी है, काफी ऐसे इधर कंजेस्टेड करके लिखा हुआ है, बट आप लोगों को मैं बता दूं, ये देखो ये सारा का सारा जो है वो इसके अंदर ही आ जाएगा। मतलब जो हिंदी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है उसके अंदर ये सारा का सारा पार्ट आ जाएगा, ठीक है। फिर यहां से शुरू होता है हमारा न्यू पार्ट, आधुनिक भारतीय आर्य भाषा और उनका वर्गीकरण। तो ये हम नेक्स्ट क्लास में इसके बारे में डिस्कस करेंगे और अच्छी तरीके से पढ़ेंगे कि जो आधुनिक भारतीय आर्य भाषा है वो कैसे है और उनका वर्गीकरण जो है वो किस तरीके से किया गया है। तो ये हम नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद आता है भौगोलिक विस्तार, ठीक है, कि कैसे भौगोलिक, उसमें जैसे हिंदी की भाषाएं आगे, पश्चिमी हिंदी आगे, पूर्वी हिंदी आगे, राजस्थानी, बिहारी, ये सारी चीजों के बारे में हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है। फिर क्या आ जाएगा, फिर आ जाएगा हिंदी के विभिन्न रूप। तो हिंदी के कौन कौन से, हिंदी, उर्दू, दक्कनी, ठीक है, हिंदुस्तानी, तो ये सारा का सारा इसमें आ जाएगा। फिर आएगा हिंदी की भाषिक स्वरूप। हिंदी भाषिक स्वरूप में हम स्वर्णिम व्यवस्था जो है, खंडे खंडेतर जो है, उनके बारे में पढ़ेंगे। ये तो मास्टर के जो स्टूडेंट्स है, मास्टर के स्टूडेंट्स ने ये सारा सिलेबस ओवरऑल कंप्लीट कर रखा होगा, ठीक है। फिर क्या है, हिंदी ध्वनियों के वर्गीकरण के बारे में पढ़ेंगे यहाँ पर, ठीक है, लिंग वचन, ये सारा सिलेबस जितना भी है ये सारा आपको इकाई 1 में जो है कंप्लीट करवाया जाएगा। धीरे धीरे जैसे जैसे हम कंप्लीट करते रहेंगे आपको पता चलता रहेगा कि हमें इसको कैसे कवर अप करना है। ज्यादा हार्ड नहीं है, ऐसा ना सोचना कि हार्ड है, एक बार करोगे तो इजी लगने लग जाएगा। तो देखो अब हम करेंगे तो पता चलेगा आप लोगों को कि क्या है ये, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए, सीधा अपने टॉपिक में चलते हैं। आई होप अभी तक सारे स्टूडेंट्स जो हैं उन्होंने ज्वाइन कर लिया होगा। काफी स्टूडेंट्स आ गए हैं, तो स्टूडेंट्स आ गए हैं तो अभी चलो शुरू करते हैं क्लास को। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हिंदी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। हिंदी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि ये हमारा फर्स्ट टॉपिक है। हमारा पहला टॉपिक जो है वो हिंदी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है, ठीक है, जिसमें हम हिंदी का उद्भव और एवं जो है विकास जो है उसमें इस टॉपिक के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आता है भारतीय आर्य भाषाएं। तो जो भारतीय आर्य भाषाएं हैं उनके बारे में चर्चा कर रहे हैं यहाँ पर। तो भारतीय आर्य भाषाओं को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो भारतीय आर्य भाषा को 3 भागों में विभाजित किया। कौन कौन से दोस्तों? प्राचीन आर्य भाषा, मध्य आर्य भाषा और आधुनिक आर्य भाषा। तो 3
जो है 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया है। याद रखिए, भारतीय आर्य भाषा है, भारतीय आर्य भाषा को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, प्राचीन आर्य भाषा, मध्य आर्य भाषा और आधुनिक आर्य भाषा। ठीक है, क्लियर है इतना? अब इनका काल जो है वो याद होना चाहिए दोस्तों, क्योंकि एग्जाम में, ये यूजीसी के पेपर में ये पूछ लेते हैं कि प्राचीन आर्य भाषा जो है उसका टाइम पीरियड क्या है। तो काल आपको याद होना चाहिए। यहाँ पे है 2000 ईस्वी से, जो प्राचीन आर्य भाषा है 2000 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व तक है। ठीक है, मध्य आर्य भाषा का टाइम है 500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी, पूर्व नहीं लगाना, ईस्वी है। ठीक है, उसके बाद आधुनिक की बात करूं तो 1000 ईस्वी पूर्व से अब तक जो चल रहा है वो है आधुनिक आर्य भाषा। अब बात करते हैं कि जो प्राचीन आर्य भाषा है, ठीक है, उस काल में कौन सी भाषा जो है वो आई थी? तो आई थी, सबसे पहले आई थी संस्कृत भाषा। ठीक है, तो संस्कृत भाषा जो है वो प्राचीन आर्य भाषा के अंदर आती है। मध्य आर्य भाषा के अंदर आती है पाली, प्राकृत और अपभ्रंश। ठीक है, और इसमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है अपभ्रंश। दोस्तों मैं आप लोगों को साथ साथ बताई जा रही हूं क्या इंपॉर्टेंट है, किन चीजों पे आपने सबसे ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि यूजीसी में से जो क्वेश्चंस आते हैं वो मुझे पता है, तो मैं आप लोगों के साथ आपको बता रही हूं कि कौन से आते हैं। ठीक है, तो अपभ्रंश जो है वो यहां पर उसमें से जो प्रश्न है वो बनकर आते हैं। ठीक है, क्लियर है? तो यहां पर हम लोग इनकी चर्चा करेंगे, इनकी चर्चा हम करेंगे यहां पर। ठीक है, और जो आधुनिक आर्य भाषा है, आधुनिक आर्य भाषा काल में हिंदी का उद्भव हुआ है। ठीक है, तो हिंदी उसमें आ जाती है, और हिंदी के बारे में तो हम डिस्कशन कर ही रहे हैं और उसकी चर्चा आगे तक चलती ही रहेगी। ठीक है, इतना क्लियर है? भारतीय आर्य भाषा जिसको 3 भागों में विभाजित किया है, प्राचीन आर्य भाषा, मध्य आर्य भाषा और आधुनिक आर्य भाषा। टाइम पीरियड याद कर लीजिए, उसके अंदर कौन कौन सी भाषा आती है वो याद कर लीजिए। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए, अब सबसे पहले बात करते हैं संस्कृत की। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले मैंने आप लोगों को बता दिया कि जो प्राचीन आर्य भाषा है, प्राचीन आर्य भाषा के अंदर आता है संस्कृत। ठीक है, आता है, उसके अंदर संस्कृत आता है, और संस्कृत को 2 भागों में विभाजित किया। कौन कौन से भागों में विभाजित किया है? तो वैदिक संस्कृति और लौकिक संस्कृति। ठीक है, याद कर लीजिए, साथ साथ इस चीज को रिवाइज कीजिए। ठीक है, तो यहां पर क्या है? वैदिक संस्कृति। तो वैदिक संस्कृति में क्या आएगा? वैदिकी, वैदिक, छंदस और छंदास भी से कहते हैं। क्या क्या कहते हैं? वैदिकी भी कहते हैं, वैदिक भी कहते हैं, छंदस भी कहते हैं, और छांदास भी, जो इसको जो है छांदस भी इसको कहा जाता है। ठीक है, तो यहां पर है, इधर बिंदी जो है वो नहीं आएगी। ठीक है, तो छांदस भी इसको कहते हैं, वैदिक संस्कृति को। ठीक है, इसमें क्या है? इसमें आ जाते हैं हमारे वेद, आ जाते हैं उपनिषद की भाषा, ये सारी की सारी हमारी वैदिक संस्कृति में आते हैं। तो जो पहले जो वेद, उपनिषद वगैरह लिखे जाते थे वो कौन सी लैंग्वेज में होते थे? वैदिक संस्कृति में होते थे। ठीक है, अब वहां बात आती है अगर ऋग्वेद की, तो ऋग्वेद क्या है? ऋग्वेद लौकिक, तो ऋग्वेद भी वैदिक संस्कृति के अंदर आ जाता है। फिर अगर यजुर्वेद की बात करें तो इसके अंदर क्या आते हैं? मंत्रों का, मंत्र होते थे इसमें बहुत सारे, तो वो सारे के सारे कौन सी संस्कृति होती थी? वैदिक संस्कृति होती थी। अगर सामवेद की बात करें तो सामवेद में संगीत आता था, उस टाइम का जो संगीत होता था वो भी वैदिक संस्कृति के अंदर आता था। फिर अगर अथर्ववेद की बात करें तो उसमें क्या होते थे? तंत्र मंत्र, टोने टोटके जो होते थे वो सारे इस वेद के अंदर आते थे। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी ये जो 4 वेद है इनका भी हो गया यहाँ पे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ठीक है, और यहाँ पर कुल जो कितनी ध्वनियां थी? 52 ध्वनियां यहाँ पर थी। एंड वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न आया है यूजीसी नेट क्लासेस में कि यूजीसी नेट के जो एग्जाम है उसमें आया है कि 52 जो है ध्वनियां हैं। तो पूछ लेते हैं आपको कि वैदिक संस्कृति में कुल कितनी ध्वनियों के बारे में चर्चा की गई है, या कुल कितनी ध्वनियां बताई है। तो आप लोग याद कर लीजिए, 52 जो है ध्वनियां जो है वैदिक संस्कृति में बताई गई है। ठीक है, अब बात करते हैं लौकिक संस्कृति की। तो लौकिक संस्कृति कौन सी होती है? लौकिक संस्कृति वही भाषा जो लोग जो है आप आपस में जो बातचीत करते हैं, जो बोलने वाली जो भाषा, जिस भाषा का इस्तेमाल लोग करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? लौकिक संस्कृति कहते हैं। ठीक है, वैदिक संस्कृति में तो प्योर संस्कृति सी होती है। ठीक है, लेकिन लौकिक में क्या है? जो आम हम लोग यूज करते हैं जो शब्दों का, उसे क्या कहते हैं? लौकिक संस्कृति कहते हैं। ठीक है, फिर क्या है? इसको क्या कहा जाता है? इसका जो है पाणिनि
कि अष्टाध्याय, जो अष्टाध्याय, अच्छा ये प्रश्न भी उठकर आ जाता है, ये प्रश्न भी उठ के आता है, इसकी पाणिनि की अष्टाध्याय में विवेचन किया गया है। तो दोस्तों प्रश्न क्या बनकर आएगा, अष्टाध्याय जो है उसकी विवेचना किसने की है, तो किसने की है, पाणिनि ने, पाणिनि, ठीक है, पाणिनि जो है उन्होंने जो है इसकी विवेचना की है अष्टाध्याय की। तो ये प्रश्न जो है यूजीसी में पूछा गया है, ठीक है। तो मैं आपको साथ साथ बता भी रही हूँ कि कौन कौन से प्रश्न जो है वो बनकर आए हैं। ध्वनियां वेरी इंपॉर्टेंट, मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि 48 ध्वनियां हैं, जिसमें 4 ध्वनियों का जो है लोप है यहाँ पर, ठीक है। तो 48 ध्वनि, ये भी याद कीजिए कि जो लौकिक संस्कृति है उसमें कितनी ध्वनियां हैं और वैदिक संस्कृति में कितनी ध्वनि है। तो वैदिक संस्कृति में 52 ध्वनियां हैं और लौकिक संस्कृति में 48 ध्वनियां हैं, ठीक है। इन पॉइंट्स को याद कर लीजिए, साथ साथ आगे चलते हैं। अब आ जाता है मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा। प्राचीन का पढ़ लिया हम लोगों ने, ठीक है। प्राचीन में हमने संस्कृत के बारे में पढ़ना था और संस्कृति को 2 भागों में विभाजित किया गया है, ठीक है। और वो भी हमने पढ़ लिया, कौन सा, वैदिक संस्कृति और लौकिक संस्कृति। क्लियर है इतना? यस स्टूडेंट, क्लियर है? आगे चले। अब आ जाता है मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा में 3 भाषाओं की चर्चा की थी मैंने, कौन कौन सी, पाली, हाँ जी बोलिए, कमेंट कीजिए, बताइए जल्दी फटाफट, ठीक है। 3 भाषा की चर्चा की थी मैंने, पाली हो गया, प्राकृत हो गया और अपभ्रंश हो गया। जिसमें से इंपॉर्टेंट क्या है, अपभ्रंश ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पाली और प्राकृत में से कम क्वेश्चंस बनकर आते हैं, ठीक है। अपभ्रंश से क्यों आते हैं, इसका भी रीजन है, क्योंकि अपभ्रंश के बाद ही क्या आया है, हिंदी आई है ना, तो इस वजह से अपभ्रंश को जो है इंपॉर्टेंट माना गया है, ठीक है। तो देखिए यहां पर मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा, ठीक है। इसमें हम लोग सबसे पहले चर्चा किसकी करेंगे, पाली भाषा की करेंगे। पाली भाषा क्या है, प्रथम प्राकृत भाषा भी से कहते हैं। कौन सी भाषा कहते हैं इसको, प्रथम प्राकृत भाषा। और अगर मैं दूसरी भाषा की बात करूं उसको द्वितीय कहते हैं, और जो तीसरी भाषा अपभ्रंश है उसको तृतीय कहते हैं। तो ये क्वेश्चन भी बनकर आ सकता है, सिंपल सा और पता होना चाहिए आपको। तो पाली भाषा को प्रथम प्राकृत भाषा कहा जाता है, प्राकृत को दूसरी द्वितीय भाषा भी कहा जाता है और अपभ्रंश को तृतीय भाषा कहा जाता है। इसमें जो है त्रिपिटक जो है, त्रिपिटक आएगा, यहाँ पे मैंने पटिक लिख दिया है, त्रिपिटक कर लीजिए इसे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, त्रिपिटक जो है ग्रंथों की रचना हुई है। त्रिपिटक, त्रि का मतलब क्या होता है, 3, ठीक है। तो त्रिपिटक जो है ग्रंथों की यहाँ पे रचना की गई है। कौन कौन से 3 ग्रंथ है, तो पहला है सुत पिटक, पटिक लिख दिया है, पिटक आएगा, ठीक है। तो सुत पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक, करेक्शन कर लीजिएगा, ठीक है। सुत पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक, ये 3 पिटक की चर्चा यहां पर की गई है। और ये किसके ग्रंथ थे, किसके ग्रंथ थे, हिस्ट्री आप लोगों ने आई थिंक हिस्ट्री 12th तक तो आप लोगों ने जो है पढ़ी होगी स्टूडेंट्स ने, तो उसी में जो है पता चल जाता है, क्योंकि बोध की जो चर्चा है वो बहुत अच्छी तरीके से हिस्ट्री में हुई है ना। तो वहां पर जो है त्रिपिटक की चर्चा भी हुई है। तो यहाँ पर हम हिंदी में भी त्रिपिटक पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो पाली भाषा के अंदर त्रिपिटक ग्रंथ की जो है रचना हुई थी और उसमें 3 पिटक जो है उनकी चर्चा हुई है। तो त्रिपिटक का अर्थ क्या होता है, यहां पर अर्थ बताया हुआ है कि जो बोध के उपदेशों का संग्रह है, जो बुद्ध थे उनके, बुद्ध के जो उपदेश थे उनका पूरा का पूरा संग्रह इन पिटकों के अंदर डाला गया है, ठीक है। और पाली जो है वो भारत की प्रथम देश भाषा भी रही है। तो अगर प्रश्न उठकर आ गया कि भारत की प्रथम देश भाषा कौन सी है, तो आपका उत्तर क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए आपका उत्तर, आपका उत्तर होना चाहिए पाली भाषा, ठीक है। तो ऑप्शन में आ जाएगा पाली, अपभ्रंश, ठीक है, और भी आ जाएगा। तो आपने आंसर देना है पाली भाषा भारत की प्रथम जो है देश भाषा है। उसके बाद आ जाता है सूत पिटक। अब पहले जो है सूत पिटक की चर्चा करेंगे। त्रिपिटक बताए थे मैंने, सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। उसमें से सूत पिटक क्या है, सूत पिटक क्या है, साधारण बातचीत के ढंग पर दिए गए बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। साधारण जो बातचीत करते हैं उसके द्वारा जो है बुद्ध ने जो उपदेश दिए हैं और उपदेशों का जो संग्रह है पूरा का पूरा, वो किसके भीतर आता है, सूत पिटक के अंदर आता है। और इसमें जो है बुद्ध के धार्मिक जो विचार थे, बुद्ध के जो धर्म के प्रति जो विचार थे या उपदेश थे, उनका संग्रह है पूरा का पूरा, जिसमें गद्य और पद्यों का भी मिश्रण है। तो इसके अंदर गद्य भी आ जाते हैं
और पद्य भी जो है इसके अंदर आ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बुद्ध के जो धार्मिक विचार थे, जो उनके उपदेश थे, इन सब चीजों का यहाँ पे पूरा का पूरा संग्रह जो है वो आपको सुत्त पिटक में मिलता है। ठीक है, ये तीनों जो है किसने लिखे, बुद्ध ने जो है, बुद्ध के उपदेशों का पूरा संग्रह है ये। ठीक है, उसके बाद आगे आ जाता है विनय पिटक, मैंने इसको हाईलाइट नहीं किया। हाँ, तो विनय पिटक दूसरा आता है, विनय पिटक, और इसके अंदर क्या आ जाएगा, इसके अंदर आ जाएगा संघ संचालन के लिए दी गई शिक्षाएं। ठीक है, तो जो संघ होता है उसे चलाने के लिए जो शिक्षाएं बुद्ध ने दी थी, उन शिक्षाओं का वर्णन जो है वो विनय पिटक में मिलता है। आपसे प्रश्न थोड़ा घुमा के पूछ सकते हैं कि जिनमें संघ संचालन के लिए जो शिक्षाएं जिसमें दी गई है वो कौन सा पिटक है, तो इस तरीके से ऑप्शन में आ जाएगा आपको। ठीक है, तो ये इसमें क्या है, ज्यादातर अनुशासन संबंधित नियमों का भी वर्णन है। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन बन सकता है कि अनुशासित संबंधित नियम जो है वो किस पिटक में है, बुद्ध के किस पिटक में। तो आप लोग बता दोगे कि विनय पिटक में अनुशासन संबंधित नियमों का बारे में जो है चर्चा की गई है। उसके बाद अगला आ जाता है अभिधम्म पिटक। अब अभिधम्म पिटक क्या है, धर्मों का जो है विशद जो है विश्लेषण किया गया है। तो धर्मों का विशद विश्लेषण यहां पर जो है अच्छी तरीके से किया गया है और इसमें बता, तो इसमें महात्मा बुद्ध के जो है उपदेश हो गए और दार्शनिक जो व्याख्या है वो यहां पर की गई है महात्मा बुद्ध की। तो महात्मा बुद्ध के बारे में उन्होंने जो जो दार्शनिक व्याख्या की है वो सारे उपदेश जो है वो आपको अभिधम्म पिटक में आराम से मिल सकते हैं। तो आप लोगों को क्लियर है, त्रिपिटक की चर्चा मैंने किसमें की है, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा पढ़ रहे हैं, जिसमें हम अभी पहली भाषा की चर्चा कर रहे हैं जो कौन सी है, पाली भाषा। इसके बाद हम प्राकृत भाषा पढ़ेंगे, फिर हम जो है तृतीय जो अभी अपभ्रंश जो भाषा है उसकी चर्चा करेंगे। ठीक है, तो अभी पाली भाषा के अंदर आपने त्रिपिटक की बात की, त्रिपिटक में आपने तीन की चर्चा की, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। याद हो रहा है ना साथ साथ? ठीक है, और उसकी हमने चर्चा की कि उसके अंदर क्या क्या होता है। अब आगे चलते हैं, अभी पाली भाषा ही चल रही है। ठीक है, अब आता है पाली भाषा में रचित जो साहित्य है। पाली भाषा में देखो, जब पाली भाषा आई, संस्कृत भाषा में भी काफी सारा डिस्कशन हमने किया। पाली भाषा में जो है बुद्ध धर्म, जो बुद्ध है, बुद्ध ने अपने काफी सारे जो है तीन जो है संग्रह त्रिपिटक की चर्चा की कि उन्होंने वो संग्रह जो है वो पाली भाषा में लिखे थे। ठीक है, अब पाली भाषा में और कौन कौन से साहित्य जो है वो रचित हुए हैं उनकी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आते हैं त्रिपिटक। ठीक है, पट्टिक लिख दिया, पिटक आएगा त्रिपिटक। त्रिपिटक में क्या आएगा, त्रिपिटक में वो तीन पिटक जो मैंने आपको बताया है। ठीक है, अभी अभी, ठीक है, जिनकी चर्चा मैंने अभी की है। ठीक है, और अब अगला कौन सा है यहाँ पे, अटकथा साहित्य। ठीक है, तो अटक जो कथा है साहित्य वो आ जाएगा। फिर आ जाता है मलिंद पनाहा, वो आ जाता है दीपवंश और महावंश। तो ये सारे के सारे जो है साहित्य जो है वो पाली भाषा में ही रचित है। ठीक है, क्लियर हो गया आप लोगों को? ठीक है, त्रिपिटक में आपने तीन की चर्चा की, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। यस, क्लियर है। अटकथा साहित्य ये पाली भाषा में लिखा गया है। उसके बाद जो है ये हो गया अपना मलिंद पनाहा जो है ये हो गया, उसके बाद दीपवंश हो गया और फिर महावंश हो गया। तो ये पांच जो रचित साहित्य है इन्हें आप याद कर लीजिए बिल्कुल सीरीज वाइज। ठीक है, आगे आगे चलते हैं। पाली का जो प्रचार है वो कहां कहां हुआ है, उत्तरी भारत में हुआ है, वर्मा में, तिब्बत और चीन में हुआ है। तो उत्तरी भारत के कौन कौन सी जगह पे, वर्मा में, तिब्बत में, चीन। उत्तरी भारत ऊपर वाला पार्ट, भारत के जो ऊपर वाला एरिया है वो आपका उत्तरी भारत है। ठीक है, तो उसमें कौन कौन सा है, वर्मा हो गया, तिब्बत हो गया और चीन। यहां पर जो है पाली भाषा का जो जोर शोर से जो पाली भाषा है वो बहुत ही तेजी से जो है फैली थी और वहां पर जो है इन भाषा का जो प्रयोग है वह अपनी रचनाओं में, अपने साहित्य में जो है किया गया है। आई होप इतना समझ में आ गया होगा, आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं, पाली की बात करें। पाली की स्पेलिंग गलत हो गई। पाली के जो है तीन व्याकरण जो है ग्रंथ है यहाँ पर। तो तीन व्याकरण ग्रंथ जो है वो कौन कौन से, ये भी आपको याद होना चाहिए, प्रश्न बनकर आ जाता है। ठीक है, तो क्या है इसमें, मैं देखो यहाँ पर आप लोगों को स्टूडेंट्स यहाँ पर जितना भी मटेरियल जो मिलेगा वो इंपॉर्टेंट ही मिलेगा। ठीक है, आपको यहाँ पर जो भी चीजें यहाँ पर मैं आप लोगों को दूंगी वो इंपॉर्टेंट दूंगी, जो मस्ट है। तो इसलिए आप ऐसा मत करना कि मैं इसे स्किप कर दूं या इसे स्किप कर दूं या इसे छोड़ दूं, ऐसा बिल्कुल ना कीजिए। जो मैं करवा रही हूँ वो वेरी इंपॉर्टेंट है, बाकी आप और भी नॉलेज गेन कीजिए और भी पढ़िए।
ठीक है, जो है, जो भी आपके नोट्स हैं, जो आपकी बुक है, आपके पास पुस्तक है, वो सब आप कीजिए। मैं कोशिश करूंगी कि मैं जो इस बार जो है बुक को लेकर कि आपको क्या बुक प्रेफर करनी चाहिए और किन बुक से आपको क्या पढ़ना चाहिए, ये सारी जो डिटेल्स है वो लेकर मैं आपके साथ जो है एक क्लास जो है वो जरूर करूंगी, और मैंने आपको बोला है तो मैं डेफिनेटली करूंगी। ठीक है, और यहाँ पर जो है उनकी चर्चा तो होगी, बट यहाँ पर जो मैं भी आपके सामने जितनी भी अपनी लेकर आती हूँ, प्रेजेंटेशन लेकर आती हूँ और आपको जितना भी यहाँ पर बताती हूँ वो सारा इंपॉर्टेंट होता है। सो आप उस चीजों को तो बिल्कुल भी नेग्लेक्ट ना करें। ठीक है, तो पाली की रचित साहित्य मैंने आपको बता दिए 5, आपने उसको अच्छी तरीके से याद करना है। उसके बाद पाली की जो 3 व्याकरण ग्रंथ है, 3 व्याकरण ग्रंथ कौन कौन से हैं? तो पहला कौन सा है? पहला है कंचान, यहां यान नहीं आएगा, कंचान आएगा। ठीक है, ठीक है, बड़ा धीरे धीरे हो रहा है ये तो। ठीक है, तो कंचान है। ठीक है, तो कंचान व्याकरण है, फिर है मंगलान व्याकरण, फिर है सन्निति। ठीक है, तो सन्निति जो है यहां पर वो हो गया। तो ये 3 जो व्याकरण है उनकी चर्चा की गई है, कंचान व्याकरण, मंगलान व्याकरण और सन्निति व्याकरण। तो ये 3 व्याकरण आप लोग याद कीजिए जल्दी फटाफट 2 मिनट लगाकर। देखिए, मेरा मकसद आप लोगों को साथ साथ याद करवाना है। मैं बार बार रिपीटेशन क्यों करती हूँ? बिकॉज मैं चाहती हूँ आप साथ साथ लर्न करें, आपको याद हो जाए साथ साथ, क्योंकि मैं नहीं चाहती किसी भी यूनिट में आपके एक भी नंबर कम हो। अगर हम परफेक्टली एक एक यूनिट को लेकर चलें और परफेक्टली हम एक एक यूनिट को अच्छी तरीके से करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि आपके उनमें से कोई भी मार्क्स कटेगा। ठीक है, देखो नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं। ठीक है, फिर एलिमिनेशन मेथड हमारे पास होता है कि हम एलिमिनेशन मेथड यूज कर सकते हैं, बट एलिमिनेशन मेथड के अलावा भी हमें कुछ चीजें ऐसी हैं कि जो हमें पक्की होनी चाहिए हमारे माइंड में, और वो चीजें यही वाली होती है, क्योंकि इसमें हमें क्लैरिटी होती है। आपके सामने एक चार्ट होता है और आप चार्ट पे नजर मारते हो तो आपको याद होता है, यार हमने चार्ट में तो ये पढ़ा था। आपको पूरा का पूरा पैसेज नहीं पढ़ना है ना, आपको चार्ट पढ़ना है, तो चार्ट में तो इजीली लर्न हो जाता है। इसलिए चार्ट वाली चीजों को तो बिल्कुल साथ साथ ही जो है वो अडॉप्ट कर लिया कीजिए। ठीक है, तो ये 3 व्याकरण की चर्चा की। पाली के 3 व्याकरण ग्रंथ कौन कौन से बताए मैंने? कंचान, मंगलान और सन्निति। उसके बाद आ जाता है कंचान। कंचान व्याकरण के रचयिता कौन है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, रचयिता कौन है? महाकंचान। ठीक है, महाकंचान जो है वो इनके रचयिता जो है माने जाते हैं, और उनके नाम पर ही इस व्याकरण का नाम कंचान पड़ा था। ठीक है, उसके बाद क्या है? कार्यक्रम जो है, कार्यक्रम में यह सर्व प्राचीन जो है, ठीक है, कार्यक्रम में यह सर्व प्राचीन जो है पाली व्याकरण है। तो सबसे ज्यादा जो कहूंगी पाली व्याकरण जो है वो प्राचीन, बहुत पुराना प्राचीन जो है पाली व्याकरण माना जाता है ये वाला। और इसके रचयिता कौन है? महाकंचान इसके रचयिता है। तो साथ साथ याद करें, कंचान आई थिंक आपको याद हो गया होगा, और उससे नाम आपको याद भी आ जाएगा कि महाकंचान उनका नाम था। और ये क्या है? बौद्ध धर्म की भाषा है। इसमें इसमें कौन से धर्म की भाषा है? बौद्ध धर्म की। आगे जाके जब मैं प्राकृत करवाऊंगी तो प्राकृत में आप देखोगे दूसरी भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है, और कौन सी भाषा, कौन से धर्म का इस्तेमाल किया जा रहा है, कौन से धर्म की भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है, वो भी आपको पता चलेगा। यहां याद कर लीजिए, यहां पर पाली में आपको बौद्ध धर्म की भाषा जो है उसका इस्तेमाल यहां पर हुआ है, क्योंकि बौद्ध के त्रिपिटक जो है उसमें भी इसी भाषा का इस्तेमाल किया गया है। आई होप आपको पाली की जो है सारा इंफॉर्मेशन जितनी भी थी वो समझ में आ गई है। ठीक है, उसके बाद आता है प्राकृत। तो प्राकृत में क्या है? अब प्राकृत जो है इसको द्वितीय प्राकृत भी कहा जाता है। प्राकृत को द्वितीय जो प्राकृत है वो भी कहा जाता है। पहले को प्रथम प्राकृत, प्राकृत को द्वितीय प्राकृत, और अपभ्रंश को तृतीय प्राकृत। मैं बार बार रिपीटेशन कर रही हूं। प्राकृत में क्या है? प्राकृत जो है वो प्राचीनतम जो है प्रचलित जन भाषा है। ये जन भाषा है जो लोगों के द्वारा बोली जाती है। वो भाषा कौन सी है? प्राकृत भाषा। प्राकृत का मतलब ही क्या होता है? नेचुरल, प्राकृतिक भाषा।
है ना, जो प्राकृतिक भाषा है, जो नेचुरल हम लोग जो यूज करते हैं या जो हम लोगों को प्रकृति से मिलती है ना, जो हमें नॉर्मल की लाइफ में जो हम यूज करते हैं उसे कहते हैं प्राकृत भाषा। ठीक है, इसका अर्थ होता है कि पहले से ही बनी हुई, जो भाषा पहले से ही बनी हुई है उस भाषा को क्या कहते हैं, प्राकृत भाषा कहते हैं। अब प्राय सभी विद्वानों ने स्वीकार कर लिया है कि जो प्राकृत है उसकी उत्पत्ति संस्कृति से हुई है, संस्कृत से हुई है। तो जो संस्कृत भाषा है उससे जो है प्राकृत भाषा जो है निकल कर आई है, ऐसा विद्वानों का मानना है। विद्वान ऐसा मानते हैं कि प्राकृत भाषा की उत्पत्ति जो है वो संस्कृत भाषा से हुई है। जबकि संस्कृत है, संस्कृत के बाद पाली आ गई, पाली के बाद यहाँ पे प्राकृत आ गई, प्राकृत के बाद अपभ्रंश आ गई और अपभ्रंश के बाद हिंदी आ गई। ठीक है, तो द्वितीय प्राकृत में जो है साहित्यिक प्राकृत भी कहते हैं। तो इस प्राकृत को, ये द्वितीय जो प्राकृत है इसको साहित्यिक प्राकृत भी कहते हैं, क्योंकि ये जनभाषा थी, लोग इसे बोल पा रहे थे, लोग जो है ये प्राकृत भाषा को नॉर्मल एडॉप्ट कर लिया था उन्होंने, तो वो इन्हीं भाषा में जो है कविता लिखने लगे थे, काव्य की संरचना करने लगे थे, पद्य गद्य सब जो है इन चीजों पे लिखने लगे, जिसकी वजह से इसको साहित्यिक प्राकृतिक भी कहा जाने लगा। प्राकृत भाषा जो है उसके विषय में सर्वप्रथम जो है भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में विचार किया है। तो भरत मुनि कौन थे, कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। भरत मुनि कौन सा सूत्र दिया था इन्होंने, भरत मुनि ने कौन सा सूत्र दिया था, किसके कौन से संप्रदाय के प्रवर्तक रहे हैं? ठीक है, तो भरत मुनि जो है उन्होंने रस संप्रदाय दिया था, और रस संप्रदाय में उन्होंने जो है अपना एक रस सूत्र भी दिया था। कौन सा, विभाव अनुभाव व्यभिचार्य संयोगाद्र रस निष्पत्ति, है ना, ये वाला दिया था। तो बार बार बोल बोल के आपको याद करवा देना अच्छे तरीके से। तो यहाँ पे क्या है, प्राकृत भाषा के विषय में सर्वप्रथम जो है भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र, तो भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र की रचना की थी और उसमें उन्होंने जो है प्राकृत भाषा जो है उसके ऊपर भी विचार किया है और उस पर उन्होंने लिखा है। ठीक है, आगे चलते हैं। प्राकृत जो है व्याकरणों आएगा यहाँ पे। ठीक है, व्याकरणों आएगा, कारणों नहीं आएगा। व्याकरणों मतलब व्याकरण की रचना करने वाला। व्याकरणों किसको कहा जाता है, जो व्याकरण की रचना करता है उसे कहा जाता है व्याकरणों। ठीक है, सर्वप्रथम नाम जिनका क्या था, वररुचि। क्या नाम था उनका, वररुचि। 7वीं शताब्दी में आए थे ये, और इन्होंने व्याकरण का नाम जो है वो प्राकृत प्रकाश है। उन्होंने क्या नाम रखा इस व्याकरण का, प्राकृत प्रकाश, जिसमें 12 जो है परिच्छेद है। 12 परिच्छेद मतलब चैप्टर्स। ठीक है, तो यहाँ पे 12 चैप्टर्स जो है वो लेकर आए, परिच्छेद लेकर आए, जिसमें उन्होंने व्याकरण का नाम क्या रखा, प्राकृत प्रकाश उन्होंने रखा। सर्वप्रथम नाम कौन था, जो प्राकृत व्याकरण जो थे, रचेता जो थे, जिन्होंने प्राकृत को रचा था, उनका नाम था वररुचि। ठीक है, आगे चलते हैं। हेमचंद्र की बात करें, अगर हेमचंद्र की बात करें तो उन्होंने प्राकृत को क्या कहा है, पाणिनि माना जाता है। तो हेमचंद्र ने प्राकृत को पाणिनि माना है, प्राकृत भाषा को। और ये प्राकृत जो है, प्राकृत का व्याकरण नामक जो है ग्रंथ भी लिखा था उन्होंने। ठीक है, किसने, हेमचंद्र ने। और जैन धर्मावलंबियों की भाषा है ये। किसकी भाषा है ये, जैन धर्म। अब याद कीजिए, मैंने आपको क्या कहा था कि जो पाली भाषा थी, पाली भाषा में कौन सा धर्म था, उसमें किसके धर्म की बात की गई थी, बौद्ध धर्म की। ठीक है, बुद्ध धर्म की चर्चा थी, क्योंकि उसमें बुद्ध धर्म के संग्रह थे। बुद्ध धर्म में पाली भाषा का इस्तेमाल ज्यादातर किया गया था। और इसमें कौन सा धर्म आ गया, जैन धर्म। कौन सा धर्म आ गया इसमें, जैन धर्म की भाषा मानी जाती है। तो जैन धर्म की भाषा कौन सी थी, प्राकृत भाषा। तो अगर क्वेश्चन घुमाकर आ जाए कि जैन धर्म की कौन सी भाषा थी, तो प्राकृत भाषा थी। बुद्ध धर्म की कौन सी भाषा थी, पाली भाषा थी। ठीक है, इसको रास और रासक शब्द का प्रयोग भी किया गया। तो रास और रासक शब्द जो है इसमें प्रयोग में लाया गया है। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। स्टूडेंट्स, क्लियर है आप लोगों को, कोई डाउट है तो बता दीजिए। ठीक है, क्लियर है। ठीक है, 3 चर्चा करेंगे, सिंपल सा है, 3 चर्चा करें। पाली भाषा की चर्चा की, प्राकृत भाषा की चर्चा की, और उसके बाद हम अपभ्रंश जो भाषा है उसकी चर्चा करेंगे। हिंदी की चर्चा तो फिर अब आगे चलेगी ना, कंटिन्यू। ठीक है, इतना आपको क्लियर हो जाए तो बहुत अच्छा है। आगे चलते हैं।
अब आ जाता है हमारा लास्ट यहाँ पर अपभ्रंश भाषा। तो अपभ्रंश भाषा को तृतीय प्राकृत भी कहा जाता है। ठीक है, क्लियर है इतना? आई होप आप लोगों को इतना क्लियर हो गया होगा। अब आगे चलते हैं, हमारा अपभ्रंश भाषा तृतीय प्राकृत भी कहा जाता है। यह मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा और आधुनिक भारतीय आर्य भाषा के बीच की कड़ी है। क्यों कहा गया इसे कड़ी? किस लिए कहा गया? क्योंकि ये आता है किसके अंदर? मध्यकालीन भाषा के अंदर, है ना। प्राचीन के अंदर तो संस्कृत आता है ना, तो प्राचीन की बात तो हम कर नहीं रहे, अभी हम क्या कर रहे हैं? मध्यकालीन की बात करें। मध्यकालीन में प्राकृत पाली, प्राकृत और अपभ्रंश आता है। तो ये इसके बाद, अपभ्रंश के बाद ही उद्भव किसका हुआ? हिंदी का हुआ, क्योंकि उसके बाद कौन सा आ गया? आधुनिक भारतीय आर्य भाषा आ गई थी। ठीक है, इसलिए मध्य और आधुनिक जो दोनों हैं उनके बीच ही जो है जन्म होता है किसका? हिंदी भाषा का। इसी वजह से इसको क्या कहा जाता है? कड़ी कहा जाता है। तो भारतीय आर्य भाषा, जो मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा है और आधुनिक आर्य भाषा है, उनके बीच की कड़ी जो है वो इसे माना जाता है। इसीलिए जो विद्वान है उन्होंने इसको सदीकालीन भाषा भी कहा है। तो ये प्रश्न भी उठकर आ जाएगा अपभ्रंश में से कि सदीकालीन भाषा जो है वह किसे कहा जाता है? तो आपने उत्तर देना है अपभ्रंश भाषा को सदीकालीन भाषा जो है वो कहा जाता है। अपभ्रंश का सबसे प्राचीन जो है उदाहरण कौन सा है? अपभ्रंश जो है सबसे प्राचीन उदाहरण किसमें मिलता है? भरत मुनि के जो नाट्य शास्त्र है उसमें आपको इजीली देखने को मिल जाता है, क्योंकि अपभ्रंश में उन्होंने काफी कुछ जो है लिखा है, जिसमें उन्होंने अपभ्रंश को क्या नाम दिया है? ये भी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपभ्रंश को जो है भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में जो है अपभ्रंश को किस नाम से कहा है, किस नाम से पुकारा है? तो उसका नाम है विभष्ट। विभष्ट शब्द का प्रयोग किया है। याद कर लीजिए, भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में अपभ्रंश के लिए विभष्ट शब्द का प्रयोग किया है। विभष्ट शब्द का प्रयोग किया है। याद है? क्लियर हो गया? आगे चल लें। आगे है दोस्तों कि आचार्य किशोरी दास वाजपेयी ने अपभ्रंश को अण शब्द का जो है अण भाषा जो है वो कहा है। ठीक है, तो किशोरी दास वाजपेयी ने अपभ्रंश को ये जो भाषा है वो कहा है। तो अण भाषा जो है वो कहा है किसने? किशोरी दास वाजपेयी ने। तो ये प्रश्न भी घुमा कर पूछ सकते हैं। तो अपभ्रंश में, तो अपभ्रंश जो टॉपिक है दोस्तों वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसे बिल्कुल मिस ना कीजिए, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट, क्योंकि उसके बाद ही हिंदी भाषा का उद्भव जो है वो होता है। तो इसलिए आप इसको बिल्कुल भी जो है मिस ना करें। आगे चलते हैं, आगे आ जाते हैं। अपभ्रंश के 3 मुख्य कवि आते हैं और ये 3 मुख्य कवि वेरी इंपॉर्टेंट है, इससे भी प्रश्न बन जाते हैं। तो सबसे पहले आते हैं हमारे स्वयंभू। तो स्वयंभू, और इसका तो प्रश्न हर बार बन ही जाता है यूजीसी में। तो स्वयंभू जो 7वीं से 8वीं सदी में आए थे। ठीक है, तो ये जो है पहले कवि रहे हैं अपभ्रंश के। ठीक है, जिन्होंने जो है अपभ्रंश में अपनी काफी सारी रचनाएं जो है वो लिखी थी। उसके बाद आते हैं पुष्पदत्त जो है वो आ जाते हैं। पुष्यदत्त जो है वो आ जाते हैं, तो वो 10वीं सदी में आए थे। ठीक है, फिर आ जाते हैं धनपाल। ठीक है, तो धनपाल उसके बाद आते हैं। तो स्वयंभू, पुष्पदत्त और धनपाल याद कर लीजिए जल्दी से। अपभ्रंश के 3 मुख्य कवि कौन कौन से हैं? स्वयंभू, पुष्पदत्त, धनपाल। और दोस्तों एक चीज मैं यहाँ पे बताना भूल गई कि जो स्वयंभू है, स्वयंभू जो है उसको अपभ्रंश का वाल्मीकि भी कहा जाता है। अपभ्रंश का वाल्मीकि भी कहा जाता है स्वयंभू को। ठीक है, तो अगर प्रश्न आ जाता है तो आप इसका उत्तर दे दीजिएगा। ठीक है, तो स्वयंभू एक ऐसे हैं जिनको जो है अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है, क्योंकि इनसे स्टार्टिंग हुई है, इन्हीं से शुरू हुआ है और इन्होंने अपभ्रंश का सबसे पहले प्रयोग किया है, इस वजह से इनको जो है अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। आगे लास्ट है हमारा कि अवहट। तो अपभ्रंश को अवहट भी कहा जाता है, तो कंफ्यूज मत होना, अपभ्रंश को अवहट भी कहा जाता है। तो अवहट अपभ्रंश का ही परिवर्तित रूप है और इस शब्द का सर्वप्रथम जो प्रयोग है वो किसने किया है? ज्योतेश्वर ठाकुर ने वर्ण रत्नाकर में किया है। किसमें किया है? वर्ण रत्नाकर। तो ये भी याद कर लीजिए कि वर्ण रत्नाकर जो है उसमें ज्योतेश्वर जो ठाकुर है उन्होंने सर्वप्रथम जो है इसका प्रयोग किया है। किसका? अवहट का। किसकी जगह? अपभ्रंश की जगह। ठीक है, तो अवहट अपभ्रंश में परिवर्तित हो चुका है और इसका सर्वप्रथम प्रयोग ज्योतेश्वर जो ठाकुर है उन्होंने अपना वर्ण रत्नाकर में
किया है, इतना याद कर लीजिए। क्लियर है? आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। मैं फिर दोबारा से एक बार आप लोगों के जो है माइंड जो है वो क्लियर कर लेती हूँ। सबसे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा, हम लोग जो है हिंदी का उद्भव और विकास पढ़ रहे हैं, है ना। उसमें हम लोगों ने सबसे पहले जो है भारतीय आर्य भाषा पढ़ी। भारतीय आर्य भाषा में हमने क्या पढ़ा, भारतीय आर्य भाषा को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था, ठीक है। प्राचीन जो है आर्य भाषा हो गया, मध्य आर्य भाषा हो गया और आधुनिक आर्य भाषा हो गया। तो आधुनिक आर्य भाषा की चर्चा हम करेंगे जिसमें हिंदी आता है, तो हिंदी की चर्चा तो हमने करनी है, ठीक है। तो आधुनिक आर्य भाषा, इससे हमने जो नेक्स्ट क्लास होगी दोस्तों, हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी वो आधुनिक हिंदी का जो आधुनिक आर्य भाषा जो है भाषा काल जो है उसकी चर्चा हम अगली क्लास में करेंगे। इसमें हमने 2 की चर्चा कर दी, प्राचीन आर्य भाषा और मध्यकालीन भाषा। तो प्राचीन मध्यकालीन भाषा में जो है हमारा क्या आ जाता है, संस्कृत आती है, हमने संस्कृत के बारे में पढ़ा। उसके बाद हमने सेकंड मध्य जो आर्य भाषा जो है उसमें पढ़ा। उसमें हमारे 3 आते हैं, कौन कौन से आते हैं, पाली आता है, प्राकृत आता है और अपभ्रंश आता है। तो पहले पाली के बारे में हमने चर्चा की जिसमें बौद्ध धर्म जो है त्रिपिटक वगैरह उन सब की चर्चा की। फिर हमने दूसरा जो पढ़ा वो कौन सा था, हमारा प्राकृत। प्राकृत में चर्चा की तो उसमें हमारा जैन धर्म जो है उसमें जो है उसका प्रयोग किया गया प्राकृत भाषा का। उसके बाद हमने तीसरा अपभ्रंश पढ़ा। अपभ्रंश में हमने जो कवि थे उनके बारे में पढ़ा और अपभ्रंश में जो है कहां कहां कैसे प्रयोग किया है वो हमने यहाँ पर पढ़ा। तो अपभ्रंश को जो है अवहट भी कहा जाता। तो ये सब हमने चर्चाएं की। तो आई होप ये आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा जो हमारी भाषाएं हैं, भारतीय आर्य भाषाएं, ठीक है। इसका अब जो तीसरा वाला रहता है कौन सा, आधुनिक आर्य भाषा, वो हम नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे क्योंकि वो हिंदी जो है उसमें हिंदी के बारे में चर्चा की। तो हिंदी हमारा मेन टॉपिक है कि उसका विकास और उसका कैसे क्या क्या हुआ है, तो वो चर्चा हम जो है अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो आई होप आपको ये सारा समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप पूछ सकते हैं। तो हमारा आज का प्रश्न क्या है, तो प्रश्न देख लीजिए, अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है। तो अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है, तो कमेंट करके मुझे बताइए अगर अच्छी तरीके से समझ में आ गया है। अगर मेरी क्लास आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करना ना भूलें, लाइक जरूर करें, ठीक है। और कमेंट्स तो आप लोग करते ही हैं और मैं आपके कमेंट्स देखती भी हूँ। और जल्दी ही हम जो है पुस्तक के ऊपर जो भी आप लोगों को प्रेफर करनी है मुझे बुक्स की, हाँ ये बुक्स आप लो इस सब्जेक्ट की और इससे रीड आउट करो, तो वो मैं जो है उसके ऊपर भी जो है वीडियो बनाऊंगी और या आप लोगों से क्लासेस लाइव जैसे क्लासेस लेते हैं वैसी क्लासेस ले लूंगी ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि हमें कैसे करना है। और मेहनत कीजिए, टाइम टेबल बनाइए अपना और अपने जो भी टाइम टेबल है उसे फॉलो भी कीजिए क्योंकि फॉलो करना ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो दोस्तों इन सब का अब उत्तर दीजिए और जो भी डाउट है उसे क्लियर कीजिए, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। जो अगर कोई भी प्रॉब्लम होगी, कोई क्वेरी होगी तो प्लीज आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा और मैं देखूंगी तो मैं आप लोगों को जरूर उसका उत्तर बता दूंगी, ठीक है। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और थैंक यू सो मच, ठीक है। और ऐसे ही स्टडी कीजिए अच्छी तरीके से और तैयारी कीजिए, आपका कोई भी पार्ट में छूटने नहीं दूंगी और यहाँ पर आपको एक एक करके सारे टॉपिक्स जो है आपके माइंड में जितने भी डाउट्स हैं वो सारे सारे क्लियर यहाँ पर करूंगी, ठीक है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं और आप लोगों को पता है कि मैंने क्या पढ़ाना है, ठीक है। तो आधुनिक आर्य भाषा जो है वो हम कल की क्लास में जो है डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही और बहुत है और अपना ख्याल रखिए, ठीक है। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। बाय, टेक केयर, राधे राधे।